एक ऐसा आदमी जिसके घर के बाहर सैकड़ों बंदूक वाले सिपाही खड़े थे, जो किसी मामूली नहीं बल्कि मंत्री भवन में कैद था, जिसकी हर सांस पर मौत का पहरा था। वो फिर भी वहां से निकलकर 7,000 किलोमीटर का सफर तय करके और बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ एक किस्मत के भरोसे गहरे काले समुद्र के बीच दो चलती सबमरीनों में से एक सबमरीन से दूसरे सबमरीन में सिर्फ एक छोटी सी बोट से शिफ्ट होकर 4 देशों की सीमाएं पार करके दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर को चुनौती दे दी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आगे जो हुआ वो ना तुम्हें किसी ने बताया होगा और ना तुमने कभी सुना होगा। साल था 1940। पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी और इंग्लैंड अपनी जान बचाने में लगा था। उधर हमारे नेताजी को अंग्रेजों ने देशद्रोह का इल्जाम लगाकर कोलकाता की प्रेसिडेंसी जेल में डाल दिया। लेकिन अंग्रेज एक बात भूल गए थे, नेताजी को सलाखों में तो कैद किया जा सकता है, लेकिन उनके इरादों को नहीं। नवंबर को उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जिससे अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने अन्न का दाना तो छोड़ो, पानी तक नहीं पिया। जैसे जैसे दिन गुजरे उनका शरीर पतला होने लगा, लेकिन आंखों की चमक और बढ़ गई। उनका बस एक ही नारा था, या तो मुझे रिहा करो या मैं यहीं दम तोड़ दूंगा। ये सुनकर अंग्रेज कांप उठे, क्योंकि उन्हें पता था अगर नेताजी को जेल में कुछ हुआ तो पूरा बंगाल जल उठेगा। हार मानकर अंग्रेजों ने नेताजी को रिहा तो किया, लेकिन एक शर्त के साथ, वो थी नजरबंदी। उनका घर, जो आज नेताजी भवन है, एक किले में बदल चुका था। चारों तरफ साए की तरह जासूस लगे थे और मौत का पहरा था। सबको ऐसा लगा कि नेताजी अब फंस चुके हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट एस्केप की शुरुआत थी। अंग्रेजों ने नेताजी को उनके कमरे में नजरबंद कर दिया था। बाहर चारों तरफ पहरा था। नेताजी सोचते हैं 4 दीवारी में कैद रहकर आजादी नहीं मिलने वाली, इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने सबसे भरोसेमंद लोगों को चुना, जैसे भाई शरद चंद्र और भतीजे शिशिर कुमार। उन्होंने हफ्ते भर में बाहर निकलने की योजना बनाई, जिसमें उन्होंने अपना भेष बदलकर मोहम्मद जियाउद्दीन का भेष धारण कर लिया, जो कि एक पठान इंश्योरेंस एजेंट था। लेकिन इस किरदार के पीछे नेताजी की एक गहरी चाल थी। उन्होंने तय किया कि वो बहरे और गूंगे होने का नाटक करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उन्हें पासा भाषा तो आती नहीं। अगर कोई कुछ पूछता तो वो बस इशारा करते और लोग समझते कि बेचारा सुन नहीं सकता। शरद चंद्र ने चुपचाप बाजार से सामान जुटाया, एक लंबा काला कोट लिया, एक ढीला पजामा और एक मखसूस काली फैज टोपी। जब नेताजी ने वो नकली दाढ़ी लगाई और सोने के फ्रेम वाला चश्मा पहना, तो उनके परिवार वाले उन्हें नहीं पहचान पाए। उनके सूटकेस पर लिखे वो 2 शब्द MJ ब्रिटिश हुकूमत की नाकामी की पहली निशानी थी। सारी तैयारियां हो चुकी थी। रात का गहरा सन्नाटा और नेताजी के दिल की धड़कन अब एक ही बात कह रही थी, अब या तो आजादी मिलेगी या सिर्फ मौत। 16 जनवरी 1941 को रात के 1:35 पर उन्होंने अपने कमरे की लाइट जली हुई छोड़ दी, ताकि बाहर खड़े जासूसों को लगे कि नेताजी अभी सोए नहीं है। पिछली गली में उनके भतीजे शिशिर कुमार एक जर्मन वंडरर कार BLA 7169 लेकर खड़े थे। उन्होंने इस कार को इसलिए चुना क्योंकि ये गाड़ी बिना थके रात भर भाग सकती थी। नेताजी दबे पांव नीचे आए, पिछली सीट पर बैठे और अंधेरे में वो गाड़ी से निकल पड़े। किस्मत देखिए, उस वक्त गेट पर पहरा देने वाला कोई नहीं था। हुगली नदी पर पहुंचकर उनके भतीजे शिशिर का दिल बैठ रहा था। उन्हें डर था कि कोई पकड़ न ले, लेकिन नेताजी एकदम शांत थे। सुबह होते होते वो झारखंड के गोमो स्टेशन पहुंचे। लगभग 300 किलोमीटर का सफर खत्म हो चुका था। नेताजी ने शिशिर को गले लगाया और कहा, तुम वापस जाओ और सबको कह देना मैं ठीक हूँ। शिशिर रोते हुए लौट गया। नेताजी अपने रूप के अनुसार एक बहरे गूंगे पठान के रूप में प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए। वहाँ से उन्होंने कालका मेल पकड़ी और दिल्ली पहुँचे, और दिल्ली से फ्रंटियर मेल से सीधा पेशावर पहुँच गए। हर स्टेशन मौत का एक नया जाल था। फिर शुरू हुई असली कहानी। पेशावर के ताज होटल में उन्हें 2 असली साथी मिले, मियां अकबर शाह और भगत राम तलवार। अब सफर और खतरनाक हो गया था। पठान का भेष और मजबूत किया गया और वो निकल पड़े अफगानिस्तान बॉर्डर की तरफ। वो पथरीला रास्ता, वो खब्याली इलाका जहाँ पर हर कदम पर खतरा था। वो तांगे से होते हुए जैसे तैसे काबुल तो पहुँचे, लेकिन काबुल में सबसे बड़ा खतरा था। वो काबुल में 48 दिन किसी साए की तरह छुपे रहे। ना खाने के लिए कुछ ठीक था और ना रहने के लिए। फिर उन्हें वहाँ मिले इटालियन एम्बेसडर, जिन्होंने उनका एक बिजनेसमैन के नाम पर फर्जी पासपोर्ट बनवाया।
और अफगानी पुलिस को एक सोने की घड़ी रिश्वत में दी और फिर मॉस्को होते हुए अप्रैल 1941 में वो बर्लिन पहुंच गए। और यहीं से शुरू होता है उनका इम्तिहान, क्योंकि उन्हें यहाँ दुनिया के सबसे बड़े डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर से मुलाकात करनी थी। उनसे मिलने के लिए उन्हें 1 साल का इंतजार करवाया गया और फिर 29 मई 1942 को उनकी मुलाकात होती है हिटलर से। पर यहाँ मिला पहला बड़ा झटका, जब हिटलर ने साफ कह दिया, आजादी वो तो ब्रिटेन तुम्हें खैरात में दे देगा, मेरी मदद की क्या जरूरत है। हिटलर की बातों में नफरत थी, पर नेताजी ने गुस्सा पी लिया। उनका दिल अंदर से टूट चुका था। इतनी दूर इतने खतरे उठाकर आए और मिला तो सिर्फ ठंडा जवाब। पर नेताजी हारने वालों में से नहीं थे। उन्होंने बर्लिन से ही आजाद हिंद रेडियो शुरू किया। रोज उनकी आवाज समुद्र पार करके भारत पहुंचती, उठो लड़ो। उन्होंने उन भारतीय सैनिकों की फौज बनाई जो जर्मन कैद में थे, पर वो समझ गए थे बर्लिन अब रास्ता नहीं, एक बंद गली है। और अब आता है इतिहास का वो पन्ना जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फरवरी 1943 नेताजी एक जर्मन यू बोट में सवार हुए। सोचकर देखिए, गहरा काला समुद्र, 50 मीटर नीचे ऑक्सीजन की कमी और दुश्मन के जहाजों का हर तरफ साया। 3 महीने तक वो मौत के साये के बीच में उसी बोट में रहे। फिर मादागास्कर के पास बीच समुद्र में एक चलती सबमरीन से दूसरी जापानी सबमरीन में नेताजी की छोटी सी नाव को ट्रांसफर किया जाता है। चारों तरफ लहरें थी और मौत का खतरा, पर नेताजी फिर भी निकल गए। टोक्यो से होते हुए वो सिंगापुर पहुंचे और 4 जुलाई 1943 वो दिन जब उन्होंने आईएनए की कमान संभाली और वो नारा दिया जो आज भी हर हिंदुस्तानी के खून में दौड़ता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। पूरा हॉल जय हिंद के नारों से गूंज उठा। लक्ष्मी सहगल जैसी बहादुर बेटियों ने रानी झांसी रेजिमेंट बनाई और दूसरी साइड आईएनए ने इम्फाल और कोहिमा पर हमला किया। दुश्मन थर-थर कांपने लगे, पर किस्मत ने एक बार फिर रुख बदल दिया और जापान हार गया और उनकी इस हार ने सब कुछ बदल दिया। सप्लाई चेन टूट गई और फिर आया वो काला दिन। 18 अगस्त 1945 ताइवान के आसमान में एक प्लेन उड़ता है और कुछ ही मिनटों में धुआं हो जाता है। जापानीज रिपोर्ट्स में कहा गया कि नेताजी अब नहीं रहे, पर क्या सच में? और यहाँ से शुरू होता है सस्पेंस का वो जाल जो आज भी नहीं सुलझा। कई लोग कहते हैं वो रशिया भाग गए और कुछ कहते हैं वो भारत में ही गुमनामी बाबा बनकर रहे। यूपी के फारुखबाद में एक साधु, जिनकी शकल, जिनका दिमाग और जिनकी हर चीज नेताजी की याद दिलाती थी, 1945 में उनकी मौत हुई। पर सच आज भी सरकारी फाइलों में कैद है। नेताजी लौटकर आए या नहीं, पर उनका जुनून भारत की रगों में दौड़ गया। लाल किला ट्रायल्स ने देश में आग लगा दी, नेवी ने विरोध कर दिया। अंग्रेज समझ गए थे कि अब वो इस देश पर हुकूमत नहीं कर सकते। वो एक शख्स, वो सुभाष चंद्र बोस जो अकेले पूरी दुनिया से लड़ गए सिर्फ आपके और मेरे लिए। तो यही था सुभाष चंद्र बोस का वो ग्रेटेस्ट एस्केप जिसने अंग्रेजों को हिला कर रख दिया। और भी ऐसे कंटेंट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें।